बेखबर इश्क भाग 12। अर्जुन और कामना के नाम ये कहानी। वो अभी चौखट पर कदम रखता कि तभी ईशा अचानक ही पीछे से गले लग गई और बोली, आई मिस यू। आदत हो गई है आपकी, इस तरह गायब ना हुआ करें। वो तुरंत ही अलग हुई और कमरे में भाग गई तो अनव्य हैरान रह गया। उसका गले लगना एक अलग ही एहसास दे गया। ऐसा नहीं था कि अनव्य अनछुआ था। आज से पहले भी वो बहुत सी वैम्पायर लड़कियों के गले लगा था, लेकिन ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ था, तब भी नहीं जब उसने उनके हाथों को चूमा था। ईशा का यूं पल भर को गले लगकर अलग हो जाना उसके मन और सांसों को अधीर कर गया। मन एक अलग सी खुशी से भर गया। नीलिमा और सरला मुरादाबाद गए हुए थे। नितिन यहाँ आ नहीं पा रहा था तो उसने उन्हें वहीं पे बुला लिया था। शिवा के लिए खाना बनाने की वजह से ईशा यहीं रुक गई थी। वो शाम को खाना बनाने में लगी हुई थी। शिवा काम से आया तो अनव्य ने दरवाज़ा खोला। उसे देखते ही शिवा की नज़रें इधर उधर देखने लगी। अनव्य अंदर चला गया तो शिवा भी अपना बैग कमरे में रखने के बाद ऊपर छत पर चला गया। जहाँ वहाँ पहुँचा तो ईशा पर नज़र पड़ते ही वो बेताबी से उसकी तरफ बढ़ा और अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, कहाँ चली गई थी? इस तरह बिना बताए कौन जाता है? शिवा ने उसे खींचकर खुद के सीने से लगाते हुए कहा, मैं कितना याद कर रहा था आपको। सब कुछ खाली खाली लग रहा था आपके बिना। आन्या उससे अलग होते हुए बोली, काबू कीजिए खुद पर, अपनी धड़कनों पर। ये एहसास जितने खूबसूरत आपको मालूम पड़ रहे हैं उतने हैं नहीं। शिवा ने आंखें उस पर जमाते हुए कहा, जैसे आप काबू करती हैं खुद को वैसे। मुझे आपको लेकर कोई एहसास नहीं है, मैं क्यों करूँगी खुद को काबू? आन्या ने सूखे हुए लहजे में कहा, ऐसा है तो फिर ठीक है, मैं आजमाऊंगा आपको और देखता हूँ कि फ़र्क पड़ता है कि नहीं, अपने एहसास आप जताती हैं या नहीं। आन्या उसकी आंखों में देखने लगी, लेकिन शिवा कुछ सोच नहीं रहा था जिससे वो उसके मन को पढ़ पाती। क्या करने का सोच रहे हो? आन्या ने उसके चेहरे पर नज़र दौड़ाते हुए कहा। शिवा बिना कुछ कहे जाने लगा तो आन्या बोली, मैं कुछ पूछ रही हूँ। किस हक से पूछ रही हैं आप, और मैं किस हक से जवाब दे हूँ? शिवा ने भी सवाल किया। आन्या ने उसकी बात का जवाब दिए बिना कहा, क्या बेवकूफ़ी है, क्या करना चाहते हैं आप? शिवा जाते जाते ही बोला, आपकी रूडनेस के पीछे छिपे आपके जज्बात बाहर लाना चाह रहा हूँ, और यकीन मानिए आप जाहिर करेंगी भी। वो नीचे उतर गया तो आन्या दीवार पर हाथ मारते हुए बोली, पागल हो गया ये लड़का, जो संभव ही नहीं उस रास्ते पर चलना चाह रहा है। वो रास्ता जलता है, अंगार है। जब महसूस कर पा रहा है मेरे एहसासों को, तो क्या इतना काफ़ी नहीं? समझ नहीं आ रहा कि बताना क्यों ज़रूरी है। उधर अर्जुन ने रात होने पर टाइगर को इशारा किया तो उसने जूली को कामना को लाने का आदेश दे दिया। कामना ने आने से इनकार कर दिया तो अर्जुन तक खबर पहुंचा दी गई। अर्जुन मुस्कुराते हुए खिड़की पर आ गया और बाहर देखने लगा। उसने कुछ पल बाद अपने दोनों हाथ हवा में उठाए और आत्माओं के साथ कुछ बुदबुदाया, फिर बिस्तर पर आकर लेट गया। बाहर अचानक ही तेज़ हवाएं चलने लगीं और सूखे पत्तों की सरसराहट बढ़ गई। इधर उधर उड़ते पर्दे डराने लगे। बाहर घुप अंधेरा था तो महल के अंदर भी गिनी चुनी मशालें जल रही थीं। कामना बेचैनी से करवटें बदलने लगी। उसे डर लग रहा था। पेड़ों की सनसनाहट खिड़की बंद करने पर भी सुनाई दे रही थी। हवा के ज़ोर से खिड़कियां इस तरह आवाज़ कर रही थीं जैसे कोई बाहर से खिड़की पर दस्तक दे रहा हो। कामना कुछ देर तो हिम्मत बांधती रही, लेकिन फिर भी जब डर कम नहीं हुआ तो वह धीरे से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। वो अंधेरे में सीधे चलने लगी। ये तो जानती थी कि लंबा गलियारा पार करके ही बाईं तरफ मुड़ने पर वो इस कमरे में पहुंचेगी, तो बस इसी आधार पर वो कदम बढ़ाए जा रही थी। उसे कुछ देर बाद ऐसा महसूस होने लगा मानो कोई पीछे पीछे आ रहा हो। अंधेरे में ही मुड़कर उसने देखा, लेकिन कोई नज़र नहीं आया तो उसने कदम और भी तेज़ बढ़ा दिए। एहसास फिर भी गया नहीं तो उसने फिर से पलट कर देखा। एक तरफ पर्दा उड़ रहा था, लेकिन अंधेरे की वजह से वो कुछ देख नहीं पाई। वो फिर दौड़ने लगी। सामने एक पर्दे में फंसकर वो आंधे मुंह नीचे गिरी, लेकिन उसी वक्त उसे किसी ने थाम लिया तो कामना चीखने को हुई, लेकिन उसके मुंह पर उस शख्स ने अपना हाथ रख दिया और बोला, इतनी रात में अकेले भटकना खतरनाक है। अर्जुन की आवाज़ सुनकर कामना की जान में जान आई तो वहीं दूसरी तरफ दिल भी धड़क उठा था। अर्जुन ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और अपने चैम्बर की तरफ बढ़ गया। कामना चुपचाप किसी बिल्ली के बच्चे की तरह चिपकी रही। कमरे में लाकर अर्जुन ने उसे छोड़ दिया।
दरवाजे की तरफ निगाह डालते ही दरवाज़ा बंद हो गया। कामना साथ लगे हुए दूसरे कमरे में जाने को हुई तो अर्जुन ने पीछे से कहा, मेरी बातों की अवहेलना यहाँ कोई नहीं करता। कामना रुक गई और बोली, मैं आपके वैम्पायर परिवार या दल की सदस्य नहीं हूँ, मैं अपने हिसाब से चलूँगी। अर्जुन सामने आते हुए बोला, आप चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकती। आपको वो सब फॉलो करना होगा जो आपसे कहा जाएगा। आप मुझे बाकी गुलामों की तरह रखना चाहते हैं? कामना ने सवाल किया। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं सिर्फ आपकी हिफाजत करना चाहता हूँ। फिर वो एक एक स्टेप कामना की तरफ लेते हुए बोला, और रही बात गुलाम की तरह रखने की, तो किसी गुलाम की इतनी हैसियत नहीं कि मेरे प्राइवेट चैम्बर में मेरे बिस्तर पर मेरे साथ लेट सके। कामना ने अब जाना चाहा तो अर्जुन ने उसकी कलाई पकड़ ली और बोला, उम्मीद करता हूँ कि आप आगे से दूसरों के सामने मेरे डिग्निटी का ख्याल रखेंगी। कामना ने अब उसकी तरफ पलटते हुए कहा, आप मुझे यहाँ रखकर गलत कर रहे हैं। अगर आपके हिसाब से मैं घर में सुरक्षित नहीं हूँ तो यहाँ तो और भी ज़्यादा खतरा है। वहाँ तो सिर्फ ताने सुनने को मिलते थे, ज़्यादा हुआ तो कभी कभार एक थप्पड़ पड़ जाता था, लेकिन यहाँ तो कोई इंसान ही नहीं है। कब कौन मेरा खून चूस ले और मुझे बेजान कर दे। श्श्श। अर्जुन ने उसके होंठ पर उंगली रख दी और बोला, इस तरह की बातें ज़बान पर लाने की ज़रूरत नहीं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप पर कोई आँच न आए, लेकिन हर वक्त आपके साथ रहना मुमकिन नहीं। मुझे और भी बहुत कुछ देखना होता है, इसलिए अगर कभी ख़तरे में पड़ जाओ तो मुझे आवाज़ दे देना, मैं आप तक पहुंच जाऊंगा। ये बाद की बात है, जब होगा तब देखा जाएगा। कामना ने धीरे से कहा और जाने को कदम बढ़ाया तो अर्जुन की भौहें चढ़ गईं और कामना को खुद के करीब खींचते हुए बोला, हर बात को हल्के में लेने की गलती मत कीजिए। आपने अगर कोई भी मुसीबत में पड़ने वाला काम किया या फिर मुसीबत के वक्त मुझे नहीं पुकारा तो मैं आपके प्रति अपने व्यवहार पर दोबारा विचार करने पर मजबूर हो जाऊंगा और तब कोई रियायत नहीं बरत सकूंगा। अर्जुन के संकल्प से भरी आंखों को देखते हुए कामना ने जल्दी से सिर हिलाते हुए कहा, मैं कोई भी मुश्किल में पड़ने वाला काम नहीं करूंगी। अब जाने दो मुझे, आप मुझे डरा रहे हो। अर्जुन ने उसे छोड़ दिया और कुछ कदम पीछे हटते हुए बोला, जाइए, सो जाइए। कामना जल्दी से बोली, मैं आपकी बात मानने को तैयार ज़रूर हूँ, लेकिन कोई कठपुतली नहीं। आप मुझे एक कमरे में बंद करके नहीं रख सकते। अर्जुन ने बिना उसकी तरफ मुड़े कहा, मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप एक कमरे में बंद रहेंगी। आप नीचे गार्डन में जा सकती हैं, महल के किसी भी हिस्से में जा सकती हैं, लेकिन साथ में जूली रहेगी। आप अकेले कहीं नहीं जाएंगी। कामना अपने हिस्से में चली गई तो अर्जुन बेड पे बैठ गया। उसका चेहरा निष्क्रिय था। वो परेशान था क्योंकि खबर अब तक भी नहीं मिली थी कि आखिर निवेश के पीछे कौन था। कामना सिर्फ इसलिए ख़तरे में थी क्योंकि उनके साथ बिताए वक्त की किसी को भनक लग चुकी थी। सब जानते थे कि अर्जुन को किसी भी इंसान की वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन उस रात अर्जुन ने कामना के साथ ज़बरदस्ती करने वालों को मार डाला था। शायद कोई इस बात को जान चुका था, इसलिए ये सारी परेशानी पैदा हो गई थी। अर्जुन लेट गया। उधर अंदर कामना करवटें बदलती रही। उसे यहाँ अकेले नींद नहीं आ रही थी। उसकी परेशानी समझते हुए अर्जुन ने इधर से आवाज़ दी, आप चाहें तो यहाँ आकर आराम से सो सकती हैं। मैं क्यों आऊँ? ताकि आप कह सकें कि मैं आपको सोने में परेशान कर रही हूँ। अर्जुन के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो बोला, शायद आप भूल रही हैं कि कल रात आप मेरे पास ही सोई थी। मैं नहीं सोई थी, आप खुद मुझे कुर्सी पर से उठा ले गए थे, तो गलती आपकी है। वाकई? मतलब मैं आपको वहीं छोड़ देता, आप लगभग नीचे गिरने वाली थी। हाँ तो गिरती ना, आप सोते आराम से। आराम से तो मैं सोने से रहा, आप बहुत ज़्यादा करवट ले रही हैं। तो कर दीजिए जादू, बजा दीजिए चुटकी और मुझे फ्रीज कर दीजिए ताकि मैं हिल ही ना सकूं। अर्जुन अब पलक झपकते ही उसके हिस्से में था और उसके ऊपर झुकते हुए बोला, एक बार फिर से अपनी बात दोहराइए। कामना अब कुछ नहीं बोल पाई। अर्जुन उसकी तरफ टकटकी लगाए देखता रहा तो वो बोली, यूं ही मुंह से निकल गया, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। आगे से ऐसा मत कहना। मैं आप पर अपनी कोई भी शक्ति आजमाने की कोशिश नहीं करता, उतना ही साधारण बनकर रहता हूँ जितना कोई इंसान। ऐसी बातें कहकर आप मुझे चोट पहुँचा रही हैं। अर्जुन ने शालीनता से कहा। कामना ने नज़र हटा ली तो अर्जुन ने उसके सिर पर हाथ फेर कर हटते हुए कहा, मैं यही हूँ, मेरे होते हुए कोई भी डर नहीं है, आप निश्चित होकर सो सकती हैं। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, प्लीज़। मुझे यहाँ डर लगता है, इतना बड़ा तो महल है, रास्ते भूल जाती हूँ और सबकी नज़रें अजीब तरीके से घूरती हैं।
बहुत असहज लगता है मुझे, कामना ने उसके मुड़ते ही बैठते हुए कहा। अर्जुन उसकी बात सुनकर फिर से उसकी तरफ पलटा और बेड पर उसके सामने बैठते हुए बोला, मैं सब समझ रहा हूँ, लेकिन आपको लेकर रिस्क नहीं ले सकता। आपको यानी एक इंसान को वैम्पायर महल में लाना आसान काम नहीं है। आज नहीं तो कल यह खबर काउंसिल को लग ही जाएगी और मुझे जवाबदेह होना पड़ेगा। मैं हर चीज़ का सामना करने को तैयार हूँ, तो थोड़ा बहादुर तो आपको भी बनना होगा। खुद को डरा सहमा हुआ मत दिखाइए, कॉन्फिडेंट रहिए। कामना ये सुनते ही झट से बोली, मेरी वजह से आप खुद को खतरे में कैसे डाल सकते हैं? जो बात आपके कानून के खिलाफ है वो करना ही क्यों? मुझे छोड़ आइए ना घर पर। अर्जुन उसकी व्याकुलता देखते हुए बोला, शांत रहिए, पता है मैं कौन हूँ। कामना ने दूसरी तरफ निगाह फेरते हुए कहा, हाँ मैं जानती हूँ, फिर भी क्या फ़र्क पड़ता है? जिसे आपने मारा वो भी तो वैम्पायर ही था ना, तो उसी तरह आपसे शक्तिशाली वैम्पायर आपको। आप प्लीज़ मेरी बात मान लीजिए, घर छोड़ आइए। अर्जुन ने उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं कर पाएगा कोई। मैं उसके मुकाबले बहुत शक्तिशाली रखता हूँ और ये खबर सबको है, इसलिए मुझे काबू करने के लिए उन्हें आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ गई है। आप यहाँ रहकर मुझे मजबूत करेंगी, मैं ना खुद को कुछ होने दूंगा और ना ही आपको। कामना ने अब कुछ नहीं कहा। अर्जुन उठकर अपनी जगह पर चला गया तो कुछ देर बाद कामना भी उसी के हिस्से में चली आई। एक तरफ से कंबल उठाया और उसमें घुसकर लेट गई तो अर्जुन हल्के से मुस्कुरा उठा और करवट लेकर चेहरा फेरते हुए वो भी चुपचाप लेट गया। अगली सुबह ही उसे गामा और मृंगाग के साथ ज़रूरी काम से जाना था। आनिया भी वहाँ पहुँच रही थी। सुबह अर्जुन कामना के उठने से पहले ही वहाँ से निकल गया। अनुमान था कि वो एक हफ्ते बाद लौटेगा। कामना उठी तो उसे जूली से पता चला कि अर्जुन कहीं चला गया है। कामना को ऐसा लगा मानो कोई उसकी सांसें छीन ले गया हो, उसे मौत के कुएं में धकेल दिया गया हो। जूली कामना को मन बहलाने की खातिर नीचे गार्डन में ले गई। ठंड का मौसम तो वैसे भी था, लेकिन जंगल में और भी ज़्यादा ठंड थी। लग रहा था कि हड्डियाँ जम रही हैं। वो पेड़ों से छनकर आती हल्की धूप में बैठकर अपनी पतली उंगलियों से घास तोड़ने लगी। बार बार उसकी नज़रें यहाँ वहाँ भटकती कि क्या पता अर्जुन नज़र आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होना था। वो ऊबकर कुछ देर बाद कमरे में चली गई। अगले दिन जहाँ अर्जुन और आनिया कुछ दस्तावेज देख और लिख रहे थे, वहीं इधर कामना महल में सर्वेंट क्वार्टर की तरफ घूमने निकली थी। वो जूली के साथ उधर से हंसते हुए चली आ रही थी। तभी किसी ने आवाज़ दी, अर्जुन नहीं है तो काम नहीं है क्या? जूली और कामना ने आवाज़ की दिशा में देखा तो शिरीषा सामने खड़ी थी। कामना ने थूक गटकते हुए जूली की तरफ देखा, क्योंकि शिरीका की गहरी आंखें बहुत ही अजीब तरीके से घूर रही थी। जूली ने झुककर अभिवादन करते हुए कहा, माफ़ कीजिएगा, आपके आने की खबर नहीं थी हमें। आइए अंदर चलिए। कामना ने सिर नहीं झुकाया था, वो चुपचाप शिरीषा को देख रही थी, तो शिरीषा भी उसके इस व्यवहार से खुश नज़र नहीं आई। उसने अंदर जाते हुए जानबूझकर एक पैर के जूते को दूसरे पर रख लिया और चेयर पर बैठते हुए बोली, तुम जूते साफ करो मेरे। कामना ने झुकने के बजाय उसकी तरफ देखना जारी रखा तो शिरीषा गुस्से से बोली, जल्दी करो, कम सुनती हो क्या? जूली कुछ बोलती उससे पहले ही टाइगर की आवाज़ आई, वो नौकरानी नहीं, सम्राट की मेहमान है। आपको उनसे इस तरह के लहजे में बात नहीं करनी चाहिए। शिरीषा ने टाइगर से नज़र हटाकर कामना की तरफ देखा तो टाइगर कामना से मुखातिब होते हुए बोला, आप थकी हुई लग रही हैं, आइए मैं आपको कमरे तक छोड़ देता हूँ। कामना शिरीषा से नज़र हटाकर टाइगर के पीछे चल दी तो जूली शिरीषा के लिए खाने को ले आई। शिरीषा प्लेट सरकाते हुए बोली, मुझे भूख नहीं है, ये लड़की यहाँ क्यों है? जूली ने शांति से कहा, सम्राट से सवाल जवाब का हक हमें नहीं है प्रिंसेस। शिरीषा ने नफ़रत से मुंह सिकोड़ लिया और मन ही मन बोली, इसे तो मैं यहाँ से निकालूंगी। ईशा और शिवा बैठकर एल्बम में कामना की तस्वीर देख रहे थे। उसके बारे में कोई भी खबर नहीं मिल सकी थी और अंत में पुलिस ने भी ये कहकर फाइल बंद कर दी थी कि संभव है कोई जंगली जानवर उसे उठा ले गया हो और इसी वजह से शरीर भी नहीं मिल पाया। ईशा कामना को बहुत ज़्यादा मिस करती थी, लेकिन अब उसके बिना ही दिन गुजारने पड़ रहे थे। वो रात में अक्सर कामना के कमरे में चली जाती और वहाँ लेटकर घंटों आंसू बहाती। नीलिमा और सरला भी यहाँ नहीं थी। शिवा दिन में काम पर जाता था और वह अकेली रह जाती थी। ऐसे में जब अनव्य लौट आया तो जैसे ईशा का ध्यान कुछ बढ़ गया और वह अनव्य के ख्यालों को भी अपने मन में जगह देने लगी। इधर कामना के जाने के बाद शिरीषा टाइगर के साथ बात करती रही। फिर उसके लिए टाइगर ने अलग कमरे में रहने की व्यवस्था कर दी, क्योंकि उसने रुकने का इरादा जताया था।
टाइगर समझ रहा था कि ये अर्जुन के जाने के बाद यहाँ आई है तो कुछ तो मकसद होगा ही। शिरीषा खूबसूरत थी, लेकिन राजकुमारी होने के नाते वो बेहद अहंकारी और चिड़चिड़ी थी। उसे उसकी बात की अवहेलना करने वाले बिल्कुल पसंद नहीं थे। अर्जुन ने सबसे उसे इनकार किया था, तब से ही वो उदास और मुरझाई हुई थी। लेकिन आज कामना को महल में देखकर वो बुरी तरह चिढ़ गई थी। खास मेहमान, ये शब्द उसके दिल पर हथौड़े की तरह चल रहे थे कि तभी कुछ गुलामों को उसने आपस में बात करते हुए सुन लिया कि अर्जुन और कामना रात में प्राइवेट चैम्बर में एक साथ रहते हैं। तो शिरीषा के तो कान ही जल उठे। शिरीषा आज तक कितनी ही बार यहाँ आई थी, लेकिन अर्जुन के प्राइवेट चैम्बर में जाना तो दूर की बात, उसमें झांकने की भी इजाज़त नहीं मिली थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि कामना उसके कमरे में जाने के लिए कैसे उपयुक्त हो सकती थी। इस बारे में कुछ तो सोचना ही होगा, शिरीषा ने मन ही मन कहा और यहाँ वहाँ टहलने लगी। अर्जुन का आज तक किसी भी लड़की से करीबी रिश्ता नहीं रहा। कठोरता और बेरुखी ही उसके स्वभाव की पहचान रही। फिर इस लड़की में ऐसा क्या है कि वो उसके साथ इतना सहज होकर एक ही कमरे में रह रहा है? क्या दोनों एक साथ वैसे रहते हैं जैसे प्रेमी जोड़े रहते हैं? कैसे मुमकिन हो गया ये? शिरीषा ईर्ष्या से पागल हो रही थी। वो अपनी पोशाक हवा में लहराते हुए इधर उधर घूम रही थी। उसके दिल दिमाग में कामना चुभ रही थी। शाम के वक्त कामना नीचे गार्डन में टहल रही थी कि तभी शिरीषा भी वहां आई और कामना को देखकर उसे नफरत से घूरने लगी। कुछ देर बाद कामना की नज़र भी उस पर चली गई तो उसे खुद की तरफ घूरता पाकर कामना ने नज़र हटा ली। कुछ देर बाद फिर उस तरफ देखा तो शिरीषा अभी भी घूरती हुई नजर आई। कामना ने भी इस बार नज़र नहीं हटाई और आगे बढ़ती हुई बोली, क्या कुछ बात है? शिरीषा ने व्यंग्य से होंठ टेढ़े करते हुए कहा, पर कोई अर्जुन नहीं, मैं तो तुम्हारी तरफ देखना भी पसंद ना करूं, बात करना तो दूर की बात। कामना भी अब धीरे से मुस्कुराती हुई बोली, ओह अच्छा, मुझे आप जिन अचरज भरी निगाहों से देख रही थी उससे मुझे लगा कि कुछ बात है। वैसे आपकी और अर्जुन की जोड़ी जचेगी। शिरीषा ने अब गुस्से से कहा, ताना मार रही हो तुम मुझे? कामना ने फिर सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, सच कह रही हूँ। शिरीषा चिढ़कर बोली, जाओ मेरे सामने से, मुझे बात नहीं करनी तुमसे। कामना ने हौले से कहा, मैं महल के कुछ ही हिस्सों को जानती हूँ, इसलिए मैं यहाँ से जा नहीं सकती, लेकिन आप यहाँ की हर चीज़ से वाकिफ़ लगती हैं और मुझे देखना भी नहीं चाहती, तो क्यों ना आप ही चली जाएं? मुँह फट लड़की, शिरीषा चीखी और उसने हाथ हवा में उठाया, लेकिन थप्पड़ कामना को लग नहीं सका। शिरीषा ने भी कितना भी जोर लगाया पर उसके हाथ आगे नहीं बढ़ सके। लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति बीच में हो। कामना हैरत से शिरीषा को देख रही थी और शिरीषा उसे। शिरीषा हाथ नीचे करते हुए बोली, मैं सलाह दूंगी कि तुम इस महल को छोड़कर चली जाओ। कामना ने अपनी हल्की आवाज़ में कहा, आप यकीन नहीं करेंगी, लेकिन मैं ऐसा करना चाहती हूँ, पर अर्जुन मुझे जाने नहीं देना चाहते। शिरीषा ने अब जहरीली हंसी हंसते हुए कहा, बहाने बनाना बंद करो। कामना स्वाभाविक रूप से बोली, आपको मैं जानती तक नहीं, आपके सामने मैं बहाने क्यों बनाऊंगी? शिरीषा एकाएक उसके करीब झुकते हुए बोली, बहुत जल्दी जानने का मौका दूंगी। कामना ने असमंजस से उसकी तरफ देखा और बोली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझे यहाँ पाकर असहज महसूस कर रही हैं? शिरीषा ने चिढ़ते हुए कहा, तुम इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं हो और शरीफ बनने का दिखावा तो मत करो। मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ कि तुम अर्जुन को बहकाने की कोशिश कर रही हो ताकि वह तुम्हारे साथ हम बिस्तर हो सके। बहुत हो गया, इतनी वाहियात बात। कामना अब शिरीषा पर चीखी और उसने अपना हाथ हवा में उठा लिया। शिरीषा ने उसका हाथ पकड़कर मरोड़ते हुए जैसे ही उसकी गर्दन पर दांत चुभाने चाहे, जूली ने झटके के साथ कामना को अलग खींचते हुए दूर खड़ा कर दिया। शिरीषा ने उसकी तरफ लाल आंखों से घूरा तो जूली ने सिर झुकाते हुए कहा, माफ़ कीजिएगा प्रिंसेस, लेकिन ऐसी कोई हरकत आप यहाँ नहीं कर सकती। सम्राट के आने के बाद ही किसी भी बात पर कोई फैसला हो सकता है। शिरीषा बुरी तरह कड़वाहट से भर गई और उसने अपने नुकीले दांत दिखाए तो कामना दहल गई और जूली की ओट में हो गई। जूली ने शिरीषा को अनदेखा करते हुए कहा, आइए, आपको यहाँ नहीं रहना चाहिए। जूली और कामना ने जैसे ही कदम बढ़ाया, शिरीषा पीछे से कड़क आवाज़ में बोली, तुम्हें वाकई लगता है कि तुम मेरे खिलाफ जाने में सक्षम हो? उनके देखते ही देखते वो कामना के पीछे आ खड़ी हुई। तभी उसके बढ़े हुए हाथ के कामना तक पहुंचने लगे। जूली फिर बीच में आ गई और बोली, आप यहाँ मेहमान हैं प्रिंसेस, और ये भी एक मेहमान है। मैं नहीं चाहती थी कि किसी का भी अपमान हो। आपसे अनुरोध है कि महल की शांति और गरिमा बनाए रखें। शिरीषा ने अब भी कामना को घूर कर देखा और बोली, इससे कहो कि मुझे उससे माफ़ी मांगे। इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई मुझ पर हाथ उठाने की?
जूली ने कामना की तरफ देखा तो कामना ने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। शिरीषा ने फौरन आदेश दिया कि इसे एक कमरे में बंद कर दिया जाए। जूली ने उसकी बात काटते हुए कहा, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, ये माफ़ी मांग लेगी आपसे। कामना ने नज़र हटाते हुए दृढ़ता से कहा, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। जूली और टाइगर कुछ नहीं कर सके। शिरीषा ने गुस्से में कामना को सर्वेंट क्वार्टर के एक कमरे में बंद कर दिया और आदेश दिया कि कोई भी इसे खाना या पानी नहीं देगा। कामना चुपचाप हल्की मशाल जलते हुए उस कमरे में नीचे बिछे बिस्तर पर बैठ गई। रात में जूली चुपके से उसे खाना देने गई तो कामना ने खाने से इनकार कर दिया और बोली कि मुझे अकेला छोड़ दीजिए। अगले दिन भी शिरीषा ने उसे बाहर नहीं निकलने दिया और कामना ने हर बार जूली के खाने लाने पर खाने के लिए इनकार कर दिया। शिरीषा ने सोचा कि अर्जुन के आने तक कामना को वो इतना परेशान कर देगी कि कामना खुद ही यहाँ से चली जाएगी। आज चौथा दिन था। रात हो गई थी। जूली कामना के लिए खाना लेकर आई तो कामना ने खाने से इनकार करते हुए कहा, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। फिर जूली के जाते ही वो मन ही मन बोली, मुझे इतने बड़े महल में अकेले छोड़कर कैसे जा सकते हैं अर्जुन आप? यहाँ सिर्फ और सिर्फ वैम्पायर हैं। मुझे डर लग रहा है। परिवार से तो दूर हूँ ही, लेकिन फिर भी आप थे। जब तक आप थे मैं यहाँ रह ली, पर आपके बिना यहाँ रहना अकल्पनीय है। कैसा मुझसे मिले बिना मुझे छोड़कर जा सकते हैं? मैं यहाँ किसी से भी परिचित नहीं हूँ और मुझे इन अपरिचित लोगों के बीच अकेले कैसे छोड़ दिया? तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो नीचे बिस्तर पर करवट लेकर लेटी कामना ने बिना पलटे ही कहा, मैंने कहा है ना कि मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ यहाँ से। लेकिन दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ नहीं आई और न ही कोई कुछ बोला। तो उसने गर्दन घुमाई और पीछे देखा। वो पीछे देखते ही फौरन उठ खड़ी हुई। सामने अर्जुन खड़ा था। उसे देखते ही कामना भागकर उसके गले लग गई और बोली, मुझे बिना बताए अकेला छोड़कर कैसे चले गए थे आप? मुझे नहीं रहना यहाँ आपके बिना, नहीं रहना है आपके बिना। सुन रहे हैं ना आप? आपके जैसा कोई नहीं है यहाँ पे। अर्जुन ने उस पर अपनी बाहें कस ली थी और कामना को इस हालत में ऐसे नौकर वाले क्वार्टर में देखकर उसकी पुतलियाँ गुस्से में सिकुड़ गई थीं। दूसरी तरफ टेम्स अर्जुन की जगह उसका काम कर रहा था और वहाँ आन्या पहले से ही थी, इसलिए कामना के याद करने पर अर्जुन को महल पहुँचने में कोई परेशानी नहीं हुई। वो कामना को गले लगाए शांत खड़ा था। कामना ने उस पर अपनी पकड़ कस रखी थी। आगे से कहीं भी जाओगे तो मुझे यहाँ छोड़कर मत जाना, मैं नहीं रहूँगी आपके बिना। कामना ने उसकी गर्दन में मुँह छुपाए हुए कहा, शांत हो जाओ, मैं आ गया हूँ। अर्जुन ने धीरे से कहा, फिर उसे अपनी बाहों में उठाते हुए अपने चैम्बर की तरफ बढ़ गया। तो कामना की दिल अजीब तरह से धड़क उठा। अनदेखा करने की ख्वाहिश होते हुए भी कामना अर्जुन के चेहरे की तरफ देखने लगी तो अर्जुन का भी धैर्य समाप्त हो गया और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कामना की निगाहों में देखा। कामना ने अपनी घनी पलकें फौरन बंद करनी और अर्जुन की नज़रों से बचने के लिए उसके सीने में चेहरा चिपका लिया तो अर्जुन उसकी इस हरकत पर हल्के से मुस्कुरा दिया। अर्जुन ने उसे जैसे ही कमरे में छोड़ा वो दूसरे हिस्से में भागने को हुई, लेकिन अर्जुन ने उसकी कलाई पकड़कर उसे वापस अपनी तरफ खींचते हुए कहा, क्या आप मुझसे शर्मा रही हैं? नहीं, मैं क्यों शर्माऊंगी? कामना ने अकड़ते हुए कहा। तो अर्जुन ने सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा, फिर यहीं मेरे साथ रहिए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, मैं यहाँ क्यों? कामना ने कुछ कहना चाहा लेकिन अर्जुन ने उसके होंठ पर उंगली रखते हुए कहा, क्योंकि हम दोनों ही ऐसा चाहते हैं और आधी रात में नींद खराब करते हुए भटकने से अच्छा है कि आप अभी ही यहाँ सो जाएं। कामना को उसने बेड पर बिठाते हुए लेटने का इशारा किया और कंबल हाथ में लिए खड़ा हो गया तो कामना लेट गई। अर्जुन ने उसे कंबल में ढक दिया और फिर उसके बालों को सहलाते हुए गाल पर हाथ रखते हुए कहा, खाना मंगवाता हूँ। कामना ने गाल पर से फिसलते उसके हाथ को पकड़ते हुए फ़ौरन कहा, नहीं, मुझे भूख नहीं, आप यहाँ हैं, इसी से मेरा पेट भर गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। अर्जुन झुका और उसके माथे को चूम लिया, फिर हटते हुए बोला, सो जाइए। अर्जुन खिड़की पर आकर खड़ा हो गया और अंधेरे में ही अपनी हल्की भूरी आंखों से घूरता रहा। कामना ने बीच में सिर उठाकर उसे देखना चाहा तो वो बिना उसकी तरफ देखे ही बोला, सो जाइए, मैं यहीं हूँ, कहीं नहीं जा रहा। इस तरह बार बार गर्दन उठा उठाकर मुझे देखेंगी तो मैं आपके करीब आने को मजबूर हो जाऊँगा और फिर आपको परेशानी होगी। कामना ने उसकी बात सुनकर सीने में हलचल और चेहरे पर गर्मी महसूस की, इसलिए झटपट कंबल के अंदर ही मुँह छिपा लिया और आंखें बंद कर ली। अर्जुन को जैसे ही लगा कि वो सो गई है, अर्जुन खिड़की बंद करते हुए वहाँ से उड़ गया। शिरीषा अपने कमरे की खिड़की के पास ही खड़ी थी। उसके सामने अर्जुन आ खड़ा हुआ।
शिरीषा ने उसे देखते ही चौंक गई और अगले ही पल नॉर्मल होने का नाटक किया, लेकिन अर्जुन ने उसकी बाह पकड़ ली और उसे बेसमेंट में ले जाकर एक तरफ को धक्का दे दिया। शिरीषा संभल गई और दीवार से लग गई। फिर हैरानी से अर्जुन की तरफ देखा और बोली, आप यहाँ कैसे? मेरा मतलब कब लौटे? अर्जुन ने निगाह उसके चेहरे की तरफ उठाते हुए कहा, इतनी नाखुशी क्यों हो आपके चेहरे पर? ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे आने से आपके किसी काम में बाधा आ गई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, शिरीषा ने मुस्कुराते हुए कहा। अर्जुन अब गंभीरता से बोला, सम्मत, आपको नींद नहीं आ रही थी तो मुझे लगा हम बातें ही कर लेते हैं। अर्जुन शिरीषा ने कुछ कहना चाहा तो अर्जुन ने अपना हाथ हवा में उठाते हुए कहा, मेरा नाम लिए बिना भी आप बात कर सकती हैं, ठीक है, शिरीषा ने खुद को शांत करते हुए कहा। अर्जुन ने पलटकर उसके निगाहों में देखते हुए पूछा, आप सोए क्यों नहीं? शिरीषा ने खुद को संयत करते हुए कहा, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही। ऐसा क्या किया आपने कि आपकी नींद उड़ गई है? कभी कभी बिना कुछ किए भी नींद उड़ जाती है, शिरीषा ने कहा। आपकी बात पर यकीन करने को जी नहीं चाहता। क्या ईमानदारी से सच बताना ठीक नहीं रहेगा? अर्जुन कहने को तो बेहद शांति से बात कर रहा था, लेकिन फिर भी माहौल बहुत सर्द और खौफ से भरा लग रहा था। मैं झूठ बोल भी नहीं रही, शिरीषा ने कहा तो अर्जुन उसकी तरफ बढ़ा और उसके हाथ को अपने हाथ में पकड़ते हुए बोला, बहुत खूबसूरत हैं आपके हाथ। शिरीषा आश्चर्य से उसे देखते हुए खुश हो गई और बोली, क्या सच में? उसी पल अर्जुन ने उसके हाथ को मरोड़ते हुए पीछे कान के नज़दीक धीरे से सर्द लहजे में कहा, क्या इतना याद दिलाना काफ़ी है या और कुछ करके बताऊं? शिरीषा ने अब हल्की नाराज़गी से कहा, तो ठीक है, सच ही सुनो, मैं सो नहीं पा रही क्योंकि इस महल में आपने उसे लाकर रख रखा है। मैं जब भी पलकें बंद करती हूँ तो मुझे उसका चेहरा नज़र आता है और ये मुझसे सहन नहीं हो पा रहा। मैं आपके लिए इतने सालों से तड़पती आ रही हूँ और आप मुझे एक नज़र तक नहीं देखते, लेकिन वो आपके साथ आपके प्राइवेट चैम्बर में रहती है, क्यों? अर्जुन ने उसे छोड़कर उसके चेहरे पर नज़र जमाते हुए कहा, तो आपको उनसे परेशानी है, इसलिए आपने डिसाइड कर लिया कि आप उन्हें सज़ा दे सकती हैं। हाँ, हक़ है मुझे, शिरीषा ने कहा। नहीं है, अर्जुन अब तेज़ आवाज़ में उसकी बात काटते हुए बोला, कोई हक़ नहीं है। आइंदा याद रहे कि ये मेरा महल है और यहाँ पर कोई भी फ़ैसला लेने का हक़ सिर्फ मेरा है। कोई भी बाहरी व्यक्ति मेरी अनुपस्थिति में यहाँ फ़ैसला करने का अधिकार नहीं रखता। आप मुझ पर चीख नहीं सकते, शिरीषा ने नाराज़गी से कहा। अर्जुन ने फिर हाथ ऊपर उठाते हुए कहा, मैं पहले से ही बहुत संयम रख रहा हूँ, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि आपकी हरकत की वजह से अगर उन्हें कुछ हो जाता तो मैं आपकी जान ले लेता। चीखना तो बहुत कम है, शिरीषा सामने आते हुए बोली। ऐसा क्या है उस लड़की में जो मुझ में नहीं? मेरा दिल छन्नी हो जाता है आपकी बेरुखी से। क्यों नहीं देखते मेरी तरफ? क्यों नहीं अपना सकते मुझे? अर्जुन ने ना तो उसकी तरफ नज़र डाली, ना ही कोई जवाब दिया। दूसरी तरफ जैसे ही मुंह फेरने को हुआ, शिरीषा के सब्र का बांध टूट गया और वो बोली, उसमें कुछ भी नहीं, वो कहीं से भी आपके काबिल नहीं, ऊपर से वो बदज़ात है। अर्जुन ने अगले ही पल उसके जबड़े कसकर पकड़ते हुए उसमें नाखून चुभा दिए और उसे दीवार से लगाते हुए बोला, ज़बान संभाल कर, वरना अगर मेरी सहन शक्ति ख़त्म हो गई तो जान से हाथ धो बैठोगी। अर्जुन ने उसे छोड़ते हुए मुंह फेर लिया तो शिरीषा गुस्से से फुंकारते हुए बोली, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा, उसकी निगाहें आग से जल उठी थी और वो बोला, आपसे ऐसी बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं मुझे, लेकिन फिर भी अगर आप ये करना चाहती हैं तो आज़मा के देख लें, और आपको आश्चर्य करता हूँ कि आप अनजान देखना नहीं चाहेंगी। प्रत्यक्ष रूप से ये बात बेहद शालीनता से कही उसने, लेकिन शिरीषा समझ रही थी कि इसमें चेतावनी छिपी है। उसके चेहरे पर नफ़रत साफ नज़र आ रही थी, दिल कड़वाहट से भर गया था। वो एक आखिरी कोशिश करते हुए बोली, मुझे 24 घंटे दो, मैंने आपको रिझा कर खुद का ना बना लिया तो आप बेशक मुझसे मुंह फेर लेना। अर्जुन के जबड़े कस गए, चेहरे पर घृणा के भाव नज़र आने लगे और वो बोला, ये तो मैं जानता हूँ कि कोई गैरत नहीं है आप में, राजकुमारी शिरीषा, फिर भी मैंने उम्मीद नहीं की थी कि आप इतना घटिया प्रस्ताव मेरे सामने रखने की हिम्मत कर सकती हैं। मैं आपको कभी भी पसंद नहीं करता था, लेकिन आज के बाद मैं आपका चेहरा कभी नहीं देखना चाहूँगा। आपने पहले मेरे पीठ पीछे महल में आकर मेरी मेहमान के साथ बेहद बदसलूकी की, फिर मेरे सामने ऐसा घिनौना प्रस्ताव दिया। वाकई हिम्मत की दाद देना चाहता हूँ आपकी। मेरे महल में ऐसा करने की हिमाकत हो गई। मैं बहुत ज़्यादा धैर्य दिखा चुका हूँ और बहुत बुरे मूड में हूँ।
अब अगर आप खुद की सलामती चाहती हैं तो जितना जल्दी हो सके यहाँ से चली जाएं। कहते हुए अर्जुन ने जैसे ही मुंह फेर कर जाने को कदम बढ़ाए, शिरीषा ने उसकी तरफ कदम बढ़ा दिया। अर्जुन, कहते हुए शिरीषा ने उसका हाथ जैसे ही पकड़ा, अर्जुन ने फुर्ती से पलटकर उसकी गर्दन पकड़ते हुए उसे ज़मीन पर पटक दिया और बोला, मेरे सब्र की सीमा पार हो चुकी है शिरीषा। हिम्मत भी कैसे हुई आपकी कामना को भूखा प्यासा कमरे में बंद करने की, उनसे बदलिहाज बात करने की। जो मंशा खुद के दिल में पाले घूम रही हो, वो शब्द उनके लिए इस्तेमाल कैसे कर दिए। उनसे जितनी दूरी बनाकर रख सकती हो रखो, वरना अगली बार आपकी जान लेने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। और हाँ, काउंसिल के खौफ से मुझे दबाने का ख्याल दिमाग से अगर हो तो निकाल देना, क्योंकि मैं हमेशा से वक्त पड़ने पर काउंसिल के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ हूँ। मैं अपने कायदे कानून को मानता हूँ और आगे भी मेरे लिए कायदे कानून ही हैं। आज की कहानी का 12वां भाग यहीं तक था। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा।